नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ अमृता चौरसिया। खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले बात कोविड महामारी से बचाव की। कोरोना महामारी के खिलाफ पूरा देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के एहतियाती उपायों का संकल्प लें। अपना मास्क अच्छी तरह से पहनें, 2 गज की दूरी का पालन करें, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, साथ ही अपने हाथों को बार बार धोएं। और अब बात विधानसभा चुनाव से जुड़ी खबरों की। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर हुए कथित हमले के मामले में तृणमूल कांग्रेस और बीजेपी के प्रतिनिधिमंडल ने आज कोलकाता के मुख्य निर्वाचन अधिकारी से मुलाकात की। तृणमूल कांग्रेस ने चुनाव आयोग पर नंदीग्राम में चुनाव प्रचार मुहिम के दौरान घायल हुई ममता बनर्जी को सुरक्षा मुहैया कराने में नाकाम रहने का आरोप लगाया और आयोग की निंदा की। तृणमूल कांग्रेस के नेताओं ने यह भी कहा कि विधानसभा चुनाव की घोषणा के बाद कानून व्यवस्था की स्थिति के लिए निर्वाचन आयोग जिम्मेदार है, इसलिए वो जिम्मेदारी से नहीं बच सकता। इस पूरे मामले को लेकर तृणमूल कांग्रेस का एक संसदीय प्रतिनिधिमंडल कल दिल्ली में भी चुनाव आयोग के अधिकारियों से मुलाकात करेगा। वहीं बीजेपी के प्रतिनिधिमंडल ने भी आज चुनाव आयोग के अधिकारियों से मुलाकात की और इस घटना को संपूर्ण जांच कराए जाने की मांग की। बीजेपी ने चुनाव आयोग से नंदीग्राम घटनाक्रम का वीडियो सार्वजनिक करने की मांग की। पश्चिम बंगाल इकाई के अध्यक्ष दिलीप घोष ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर हुए कथित हमले की जांच सीबीआई से कराने की मांग की है। उन्होंने कहा कि अगर Z+ सुरक्षा प्राप्त व्यक्ति पर वाकई हमला हुआ तो ये जांच का विषय है। पूर्वी मेदिनीपुर जिले के नंदीग्राम में नामांकन दाखिल करने के बाद कल शाम ममता बनर्जी के पैर में चोट लग गई थी। ममता बनर्जी का यह आरोप है कि कुछ लोगों ने साजिश के तहत उन्हें धक्का दिया। पश्चिम बंगाल विधानसभा के पहले चरण के नामांकन पत्रों की जांच के बाद 206 उम्मीदवार के पर्चे वैध पाए गए। मुख्य चुनाव अधिकारी के मुताबिक पहले चरण की 30 सीटों के लिए कुल 222 उम्मीदवारों ने नामांकन पत्र दाखिल किए हैं। इनमें से 16 अवैध पाए गए। पहले चरण के तहत 27 मार्च को वोट डाले जाएंगे। चुनाव आयोग के मुताबिक बाघमुंडी सीट से बीजेपी उम्मीदवार शंकर कुमार का नामांकन पत्र निरस्त हो गया है। वहीं जौयपुर विधानसभा क्षेत्र से तृणमूल कांग्रेस के उम्मीदवार उज्जवल कुमार का नामांकन पत्र भी निरस्त हो गया है। लेकिन कोलकाता हाईकोर्ट ने चुनाव आयोग के फैसले को अस्वीकार करते हुए उज्जवल कुमार की तरफ से प्रस्तुत किए गए नामांकन पत्रों के आधार पर उन्हें चुनाव लड़ने की अनुमति दे दी। असम विधानसभा चुनाव के पहले चरण में 47 सीटों के लिए 284 उम्मीदवारों के नामांकन पत्र वैध पाए गए। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने इस बारे में जानकारी दी है। 27 मार्च को होने वाले पहले चरण के मतदान के लिए नामांकन पत्र दाखिल करने की आखिरी तारीख 9 मार्च थी और कल नामांकन पत्रों की जांच हुई थी। नाम वापस लेने की आखिरी तारीख 12 मार्च यानी कि कल है। असम विधानसभा की 126 सीटों के लिए 3 चरणों में मतदान होगा। दूसरे चरण में 39 सीटों के लिए 1 अप्रैल और तीसरे चरण में 40 सीटों के लिए 6 अप्रैल को मतदान होगा। तमिलनाडु विधानसभा चुनाव के लिए टीटीवी दिनाकरण की अगुवाई वाले अम्मा मक्कल मुन्नेत्र कंगड़म ने आज अपने 50 उम्मीदवारों की दूसरी सूची जारी की। टीटीवी दिनाकरण इस बार दक्षिण विरुधुनगर जिले की शिवकाशी सीट से चुनाव लड़ेंगे। दिनकरण तमिलनाडु की पूर्व मुख्यमंत्री जयललिता की करीबी रही और AIADMK से निष्कासित VK शशिकला के भतीजे और AMMK संस्थापक और RK नगर से विधायक हैं। AMMK ने कल अपने 15 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी की थी। तो बता दें कि AMMK ने विधानसभा चुनाव के लिए अपने साथ एक और सहयोगी दल को भी जोड़ लिया है। पार्टी ने SDPI यानी कि सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया के साथ गठबंधन किया है। समझौते के तहत SDPI को 6 सीटें दी गई हैं। इससे पहले AMMK असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM के साथ गठबंधन कर चुकी है। AIMIM को 3 सीटें दी गई हैं। तमिलनाडु की सभी 234 विधानसभा सीटों पर एक ही चरण में 6 अप्रैल को वोट डाले जाएंगे, जिसके नतीजे 2 मई को सामने आएंगे। जैसे जैसे विधानसभा चुनाव की तारीखें नजदीक आ रही हैं, राजनेताओं के एक दल से दूसरे दल में जाने का सिलसिला भी तेज हो रहा है।
तमिलनाडु में विधानसभा चुनाव से पहले AIADMK के एक विधायक ने आज पार्टी का साथ छोड़ दिया है। सत्तूर विधानसभा क्षेत्र से AIADMK विधायक राज वर्मन ने आज TTV दिनाकरण की पार्टी AMMK का दामन थाम लिया। राज वर्मन टिकट नहीं मिलने की वजह से AIADMK से नाराज चल रहे थे। और अब बात कुछ और अहम खबरों की। देश भर में अब तक 2,56,90,545 लोगों को कोविड का टीका लगाया जा चुका है। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक अब तक 67,86,000 से ज्यादा वरिष्ठ नागरिकों को वैक्सीनेशन दिया जा चुका है। वहीं 71,97,000 स्वास्थ्य कर्मियों को पहला डोज और 40,13,000 स्वास्थ्य कर्मियों को वैक्सीन का दूसरा डोज लगाया जा चुका है, जबकि फ्रंटलाइन वर्कर्स में 71,55,000 से ज्यादा कर्मियों को वैक्सीन की पहली और 6,37,000 से ज्यादा कर्मियों को दूसरी खुराक दी जा चुकी है। देश के 5 राज्यों में सक्रिय मामले में बढ़ोतरी जारी है। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक महाराष्ट्र, पंजाब, मध्य प्रदेश, गुजरात और हरियाणा में संक्रमण के मामले बढ़े हैं। वहीं केरल, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल में सक्रिय मामलों में कमी आई है। बुधवार को देश भर में 22,854 नए मामले सामने आए और इस दौरान 18,100 मरीज स्वस्थ हुए। फिलहाल देश में 1,89,000 के करीब सक्रिय मामले हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक देश में अब तक 1,09,38,000 से ज्यादा मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। On 11th of February, Maharashtra had 36,917 cases. Today, they are more than 1 lakh active cases. Punjab had 2,100. Today, Punjab is touching 9,400. And similarly, Madhya Pradesh, Gujarat and Haryana are the states which we think are at a tipping point. और महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा 1 लाख से अधिक सक्रिय मामले हैं। बुधवार को नागपुर में एक ही दिन में 1,710 मरीज मिले, जिसके बाद से महाराष्ट्र सरकार ने यहां पर 15 मार्च से 21 मार्च तक संपूर्ण लॉकडाउन लगाने का फैसला किया है। वहीं जलगांव में आज रात 12 बजे से 3 दिनों के लिए जनता कर्फ्यू लगाया गया है। यहां पर 12, 13 और 14 मार्च को आवश्यक सेवाओं को छोड़कर सब कुछ बंद रहेगा। वहीं कर्नाटक में दक्षिण अफ्रीकी स्ट्रेन के 29 मामले सामने आने और सक्रिय मामलों में इजाफे के बाद बंगलुरु में देर रात होने वाली पार्टियों पर पाबंदी लगा दी गई है। पूरे विश्व में कोरोना संक्रमितों का जो आंकड़ा है वो 11 करोड़ से ज्यादा हो गया है। पिछले साल आज ही के दिन विश्व स्वास्थ्य संगठन ने इसे वैश्विक महामारी घोषित किया था। इसके बाद इस खतरे से मुकाबले के लिए पूरी दुनिया एकजुट हो गई। बावजूद इसके 1 साल बाद भी कोरोना आज भी एक बड़ी चुनौती के रूप में दुनिया के सामने है। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू का कहना है कि कोविड महामारी की रोकथाम और टीकाकरण अभियान में भारत ने विश्व का मार्गदर्शन किया, लेकिन कोविड-19 संक्रमण के विरुद्ध हमें अभी भी सतर्क, सजग रहने की आवश्यकता है। उपराष्ट्रपति ने कई भाषाओं के दैनिक अखबारों में कोविड प्रबंधन पर आलेख लिखा है। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने कोविड प्रबंधन पर आलेख लिखा है, जो हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू समेत कई भाषाओं में प्रकाशित हुआ है। उन्होंने लिखा है कि पिछला वर्ष कोविड-19 के लिए भारतीय प्रबंधन क्षमताओं का एक सख्त परीक्षण था। भारत में विश्वास, विचार और अच्छी तरह से कड़े कदम उठाए गए। इससे निपटने के लिए एक अच्छी तरह से समन्वित रणनीति तैयार की गई। उपराष्ट्रपति ने आगे लिखा है कि घातक वायरस के खिलाफ युद्ध छेड़ने के इस विशाल प्रयास में डॉक्टरों, पैरामेडिकल स्टाफ, स्वास्थ्य, सैनिटरी श्रमिकों समेत हमारी चिकित्सा बिरादरी, हमारे बहादुर पुलिसकर्मी, गांव में आशा कार्यकर्ताओं, हमारे वैज्ञानिकों, उद्यमियों, शोधकर्ताओं और वैक्सीन निर्माताओं ने अनमोल जीवन को बचाने के लिए अथक परिश्रम किया। उपराष्ट्रपति ने आगे लिखा है कि कोरोना वायरस हमले को झेलने के लिए टीम इंडिया ने राष्ट्र को एक बड़ा योगदान दिया। इसी भावना के चलते सभी राज्यों ने कोविड-19 के खिलाफ युद्ध लड़ने के लिए एक दूसरे का हाथ थामा।
भारतीय मीडिया ने हम सभी को कोरोना वायरस से संबंधित विषय के बारे में शिक्षित, सूचित और ज्ञान देने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। उपराष्ट्रपति ने अपने लेख में लिखा कि कोविड-19 से प्रेरित लॉकडाउन के प्रभाव से हर एक क्षेत्र गंभीर रूप से प्रभावित था, लेकिन भारत का किसान डटकर खड़ा रहा। देश के कृषि क्षेत्र ने विपरीत परिस्थितियों के सामने अपनी मजबूती साबित की। साल 2020-21 के दौरान भारत की कृषि और इससे संबंधित गतिविधियों ने 3.4% की वृद्धि को दर्शाया। वर्तमान में सबसे खराब दिन अब हमारे पीछे दिखाई देता है। भारतीय अर्थव्यवस्था ऊपर की ओर वापस आ गई है। उपराष्ट्रपति ने लिखा है कि कोरोना वायरस ने महामारी प्रबंधन को लेकर हमें बहुमूल्य सबक दिए हैं। डॉक्टर सलाह देते हैं कि हमें शारीरिक और मानसिक रूप से सक्रिय रहना चाहिए। हमें उच्च तनाव के स्तर को कम करने के लिए योग और ध्यान की कोशिश करनी चाहिए। आखिर में उपराष्ट्रपति ने लिखा है कि विशेषज्ञों ने भी यही सिफारिश की है कि हमें एक पौष्टिक, संतुलित आहार की ओर बढ़ना चाहिए, जो हमारी प्रतिरक्षा को बढ़ाता है। हमें इस बात को ध्यान में रखना चाहिए कि संकट अभी टला नहीं है और महामारी अभी भी एक सच्चाई है, जो एक कठिन आकार ले सकती है अगर हम समय पर उचित उपायों का पालन नहीं करेंगे। हर साल मार्च के दूसरे गुरुवार के दिन विश्व किडनी दिवस मनाया जाता है। इसका उद्देश्य दुनिया में लगातार बढ़ रही किडनी की बीमारियों के मामले को रोकना है। भारत सरकार की रिपोर्ट के मुताबिक देश की कुल आबादी में 8 से 17% तक लोग क्रॉनिक किडनी डिजीज से पीड़ित हैं। वहीं दुनिया के हर 10 में से एक व्यक्ति इससे पीड़ित है। इस मौके पर दिल्ली एम्स के प्रोफेसर संदीप महाजन का कहना है कि इस बीमारी से बचने के लिए बेहतर जीवन प्रणाली और नियमित जांच की आवश्यकता है। If you have diabetes and hypertension, then you should control these diseases well, and you should get the kidney health checked up every month, every year if you have no kidney problems at present. Similarly, if you are at a high risk of kidney diseases, whether because you have a family history of kidney disease or whether you yourself have a past history of kidney disease or stones, then again you should have a regular checkup for your kidney health. Don't take unsupervised medications for a very long time. They might be painkillers, they might be anti-acidity drugs, or they even might be drugs of alternative therapies. Please don't keep on taking medications without proper medical supervision. And most importantly, follow a healthy lifestyle. Have a salt-restricted diet, exercise regularly, eat less fatty foods, control your weight, stay away from smoking and tobacco. इस बार वर्ल्ड किडनी डे की थीम लिविंग वेल विद किडनी डिजीज है। बेहतर सेहत के लिए गुर्दों का सही रहना जरूरी है। इसके लिए अच्छी डाइट काफी महत्वपूर्ण है। विश्व किडनी दिवस का उद्देश्य दुनिया में लगातार बढ़ रही किडनी की बीमारियों के मामलों को रोकना है। इसके लिए विश्व किडनी दिवस पर कई प्रकार के जागरूकता अभियान का आगाज किया जाता है, जिससे लोगों और दूर दराज के क्षेत्र में रह रहे लोगों को किडनी की बीमारियों के बारे में जागरूक किया जा सके। देश भर में महाशिवरात्रि का पर्व आज पूरे उत्साह और श्रद्धा के साथ मनाया गया। शिव मंदिरों में भक्तों की भारी भीड़ नजर आई। उज्जैन से लेकर गुवाहाटी तक शिव भक्त भक्ति के रंग में डूबे नजर आए। महाशिवरात्रि के शुभ अवसर पर देश भर के शिवालयों में भक्तों की भीड़ उमड़ी। उज्जैन के महाकाल मंदिर में महाशिवरात्रि के मौके पर विशेष पूजा अर्चना का आयोजन किया गया। वहीं गुवाहाटी में भी शिव मंदिरों में शिवरात्रि के मौके पर भगवान के दर्शन के लिए भक्तों का तांता लगा रहा। मंदिरों में महाशिवरात्रि के अवसर पर भी कोरोना संक्रमण से बचने के पर्याप्त उपाय किए गए। महाशिवरात्रि के पावन पर्व की धूम पुरी के बीच में भी देखने को मिली। पुरी में मशहूर कलाकार सुदर्शन पटनायक ने रेत से शिव पार्वती सहित एक बेहद सुंदर शिवलिंग बनाया। सुदर्शन ने अपनी इस कलाकृति से भगवान शिव के प्रति अपनी आस्था प्रकट की। से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए स्वामी
चिदवानंद की भगवत गीता का किंडल वर्जन लॉन्च किया है। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने कहा कि आत्मनिर्भर भारत के मूल में सिर्फ अपने लिए धन, संपत्ति और मूल्य अर्जित करना नहीं, बल्कि मानवता की वृहद सोच और विश्व की भलाई है। We believe that an Atmanirbhar Bharat is good for the world. In the recent past, when the world needed medicines, India did whatever it could to provide them. Our scientists worked in a quick time to come out with vaccines. And now, India is humbled that vaccines made in India are going around the world. प्रधानमंत्री ने कहा कि गीता हमें सोचने में सक्षम बनाती है, प्रश्न करने के लिए प्रेरित करती है, साथ ही बहस को प्रोत्साहन देती है और हमारे मस्तिष्क को खुला रखती है। The Gita makes us think. It inspires us to question. It encourages debate. The Gita keeps our mind open. Anybody who is inspired by the Gita will always be compassionate by nature and democratic in temperament. प्रधानमंत्री ने देश की युवा पीढ़ी से अपील करते हुए कहा कि उन्हें गीता जरूर पढ़नी चाहिए। उन्होंने कहा कि गीता आपको जिंदगी में मुश्किलों से जूझने में मदद करेगी। I would specially urge my young friends to have a look at the Bhagavad Gita. The teachings are extremely practical and relatable. In the middle of fast-paced lives, the Gita will provide an oasis of calm and peace. It is a practical guide for several dimensions of life. Never forget the famous verse, Karmanyevadhikaraste ma phaleshu kadachana. It will free our mind from fear of failure and put our focus on our action. आजादी के 75 साल पूरे होने के अवसर पर देश भर में आजादी का अमृत महोत्सव आयोजित किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल गुजरात के साबरमती आश्रम से अमृत महोत्सव समारोह का शुभारंभ करेंगे। प्रधानमंत्री इंडिया @75 के अंतर्गत विभिन्न कार्यक्रमों का भी शुभारंभ करेंगे और साबरमती आश्रम में उपस्थित जन समुदाय को संबोधित करेंगे। महात्मा गांधी के नेतृत्व में किए गए ऐतिहासिक नमक सत्याग्रह की कल 51वीं वर्षगांठ भी है। महोत्सव की शुरुआत में प्रधानमंत्री दांडी यात्रा को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। इसका आयोजन 12 मार्च से 5 अप्रैल 2021 तक किया जाएगा। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल भी कल साबरमती से पदयात्रा में हिस्सा लेंगे। इस दौरान अलग अलग राज्यों में सामाजिक कार्यों से जुड़े प्रतिनिधि भी पदयात्रा में शामिल होंगे। 15 अगस्त 2022 से पहले केंद्र सरकार 75 हफ्तों के लिए अमृत महोत्सव का आयोजन करेगी और इसे 2023 तक बढ़ाया जाएगा। अमृत महोत्सव के तहत राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश सरकारों के साथ भागीदारी में लोक संपर्क ब्यूरो आजादी के 75 वर्ष विषय पर देश भर में प्रदर्शनियों का आयोजन करेगा। इन प्रदर्शनियों में असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा, भारत छोड़ो आंदोलन के साथ ही साथ दांडी मार्च, महात्मा गांधी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, सरदार पटेल और आंदोलन के अन्य नेताओं सहित स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़े प्रमुख स्थलों को दिखाया जाएगा। क्वाड यानी भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के बीच शुक्रवार को पहला शिखर सम्मेलन आयोजित होगा। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से होने वाले इस शिखर सम्मेलन में कुछ महत्वपूर्ण घोषणाएं होने की संभावना है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के राष्ट्रपति ग्रहण करने के 2 महीने के अंदर क्वाड शिखर सम्मेलन होना विश्व राजनीति के लिए गहरे संकेत हैं। क्वाड के इस पहले शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन, जापान के प्रधानमंत्री योशिहिदे सुगा और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन शामिल होंगे। अभी तक क्वाड की बैठकें अनियमित होती थीं और अधिकारियों के बीच बातचीत होती थी, लेकिन शासनाध्यक्षों के स्तर पर पहुंचना अपने आप में काफी अहम है।
Formed in the aftermath of the 2004 tsunami and formalized in 2007, the Quad has met regularly at the working and foreign minister level. However, Friday will be the first time that the Quad is meeting at the leader level. That President Biden has made this one of his earliest multilateral engagements speaks to the importance we place on close cooperation with our allies and partners in the Indo-Pacific. क्वाड के ये चारों देश दुनिया के अहम लोकतांत्रिक देश हैं। इनकी सामूहिक जनसंख्या करीब 2 अरब है, जबकि इनका सकल घरेलू उत्पाद $30 ट्रिलियन तक पहुंचता है। इन चारों देशों के बीच करीब $450 अरब का आपसी व्यापार है। इसलिए क्वाड समूह के इन चारों नेताओं के बीच एशिया प्रशांत की स्थिति के अलावा आपूर्ति श्रृंखला, समुद्री सुरक्षा, उच्च तकनीक और जलवायु परिवर्तन से संबंधित बातें भी होंगी। थोड़े साल पहले ये जॉइंट सेक्रेटरी लेवल पे बातचीत होती थी और सारे नेशंस जो है वो ज़्यादा एक जॉइंट स्टेटमेंट तक भी नहीं लेकर आते थे। सो इसका ये जो है एनहांसमेंट, इसका जो स्टैचर बड़ा है, ये हम सब के लिए एक बहुत इम्पॉर्टेंट स्टेप है और यहाँ से उम्मीद है कि ये क्वाड जो है ज़्यादा आगे मजबूत एक ग्रुप बनेगा, ग्रुपिंग बनेगा। क्वाड शिखर सम्मेलन में कोविड महामारी के बाद की स्थिति में सहयोग की बातों पर भी विस्तार से चर्चा होने की संभावना है। खासकर हिंद प्रशांत क्षेत्र में कोविड वैक्सीन की आपूर्ति के अलावा सुरक्षा संरचना से संबंधित कुछ अहम ऐलान भी होंगे। यूएस ने अग्री किया है कि वो इंडिया की कैपेसिटी को रैंप अप करेगा और इंडिया को कम से कम 70 बिलियन कोविड वैक्सीन बनाने की उसको कैपेसिटी बनाने के लिए उसमें इंडिया की सहायता करेंगे। एंड द सेकंड इज़ गोइंग टू बी ऑन रैंपिंग अप ये जो मैरिटाइम, जो नेवल नौसेना की जो हमारी कैपेसिटी है और सी कोस्ट वगैरह जो है उनको जो है हमारे इंडिया का उसको रैंप अप करे। निश्चित तौर पर हिंद प्रशांत में चीन की आक्रामकता और दक्षिण चीन सागर से आने जाने की स्वतंत्रता बातचीत के अहम मुद्दों में शामिल होगी। लेकिन भारत का जोर गैर सामरिक और आर्थिक क्षेत्रों में सहयोग के अवसरों को बढ़ाने पर भी होगा, ताकि उत्पादन और उसके वितरण को विकेंद्रीकृत किया जा सके। नई शिक्षा नीति का उद्देश्य अनुसंधान, कौशल और विशेषज्ञता पर आधारित आधुनिक शिक्षा प्रणाली को लागू करना है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने अन्ना विश्वविद्यालय के 41वें दीक्षांत समारोह को संबोधित करते हुए ये बातें कही। उन्होंने कहा कि नई शिक्षा नीति में नैतिक मूल्यों को शामिल किया गया है, जिससे भारतीय संस्कृति को समझने में मदद मिलेगी। राष्ट्रपति ने भरोसा जताया कि इस नीति के लागू हो जाने से आधुनिक ज्ञान और शिक्षा के एक नए युग का उदय होगा। इससे अनुसंधानकर्ताओं और विशेषज्ञों का एक ऐसा दल बन सकेगा जो देश को नई ऊंचाइयों पर ले जाएंगे। राष्ट्रपति ने कहा कि नई शिक्षा नीति का मकसद रिसर्च और स्किल के आधार पर आधुनिक शिक्षा प्रणाली को लागू करने का प्रयास करना है। इसमें भविष्य के दृष्टिकोण के साथ हमारी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत भी शामिल होगी। The new policy seeks to implement a modern education system based on research, skill and acumen relevant to the evolving needs of the present. At the same time, it would also include within its domain our rich cultural heritage in consonance with the futuristic outlook. The policy focuses on inculcating moral values and promoting understanding of Indian culture. राज्यसभा के नवनिर्वाचित सदस्यों के लिए शनिवार 13 मार्च और रविवार 14 मार्च को मुख्य समिति कक्ष संसदीय सौध दिल्ली में विषय बोध कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। ये कार्यक्रम नए सदस्यों को राज्यसभा के विशेष संदर्भ में संसदीय परिपाटियों और प्रक्रियाओं के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा करने और उन्हें समझने के लिए अवसर प्रदान करने और संसदीय संस्थाओं से अवगत कराने के लिए किया गया है। राज्यसभा के नए सांसदों के लिए विशेष बोध कार्यक्रम का शुभारंभ सभापति एम वेंकैया नायडू शनिवार को करेंगे। सभापति एम वेंकैया नायडू ने नए सदस्यों से इस कार्यक्रम में शामिल होने की अपील की है। साथ ही उन्होंने नए सदस्यों से संसदीय परिपाटियों और प्रक्रियाओं के विभिन्न पहलुओं को समझने की भी बात कही है। कार्यक्रम में विभिन्न विषयों पर सत्रों का आयोजन किया जाएगा, जिसे वरिष्ठ सांसद संबोधित करेंगे।
राज्यसभा के महासचिव देश दीपक वर्मा धन्यवाद प्रस्ताव और राज्यसभा सचिवालय के कामकाज के बारे में जानकारी देंगे। इसके अलावा जिन विषयों पर इस कार्यक्रम में चर्चा होगी उनमें राज्यसभा, भारतीय राजनीति में भूमिका और योगदान, प्रश्नकाल की महत्ता, शून्यकाल का महत्व, संसदीय विशेषाधिकार, कानून बनाने की प्रक्रिया, कमेटी सिस्टम शामिल हैं। विशेष बोध कार्यक्रम नए सांसदों को अपने कर्तव्यों को प्रभावी ढंग से निर्वाह करने और सदन की कार्यवाही में सार्थक योगदान देने में काफी मददगार होगा। और फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।